हेलो दोस्तों, क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग तरंग प्रकाशी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ रहे हैं। और आज इस चैप्टर के तीसरे लेक्चर में हम सब लोग इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला डेरिवेशन करने वाले हैं यंग का द्विजिह्वी प्रयोग या फिर यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से YouTube चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो की बात करें तो पिछले वीडियो 2 लेक्चर आए थे, उसमें हम सब लोगों ने सबसे पहले कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, और प्रकाश के व्यतिकरण में जब अध्यारोपित होती है 2 तरंगे तब उन परिणामी तरंग जो मिलती है उसका व्यंजक प्राप्त किया, आयाम और तीव्रता निकाली। और फिर इसके बाद सेकंड लेक्चर में संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के शर्तें यानी कि कालांतर देखा और साथ ही साथ इनके आयाम और तीव्रता का व्यंजक का डेरिवेशन भी किया। तो इस वीडियो में यंग का द्विजिह्वी प्रयोग जो पिछला वीडियो था उसी से रिलेट होने वाला है, बस उसी का यूज करके हम इसमें डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये डेरिवेशन पढ़ने से पहले संपोषी व्यतिकरण के और विनाशी व्यतिकरण के पथांतर कितना का मान क्या होता है वो चीज देख लेते हैं। तो संपोषी व्यतिकरण का कालांतर तो हमने बताया था फाई इक्वल्स टू 2n पाई, यानी पाई के समगुणज में होता है। n का मान 0 से शुरू होकर के 1 2 3 4 5 होता है। अब पथांतर का फार्मूला 11th में पढ़ा था, लैम्डा अपान 2 पाई इंटू कालांतर होता है। कालांतर कितना है 2n पाई रखा गया तो 2 पाई कैंसिल, बचा n का लैम्डा से गुणा n पाई। यानी पथांतर जो होता है संपोषी व्यतिकरण के लिए 2 जो तरंगे होती हैं, जो अध्यारोपित होती हैं तरंगे, उनके मध्य पथ का जो अंतर होता है वो n लैम्डा होता है, जहां n का मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होता है। n लैम्डा का मतलब 0 लैम्डा, या तो पथ का अंतर कोई होगा ही नहीं, और या तो 1 लैम्डा। 1 लैम्डा का मतलब क्या होता है? 1 लैम्डा का मतलब होता है ये तरंग है, तरंग की एक चक्कर में तय की गई दूरी ये कहलाती है तरंग दैर्घ्य। तो ये पहली तरंग हो गई, और दूसरी तरंग पहले से ही 1 लैम्डा चल गई हो। अब ये टोटल कितना हो गया 2 लैम्डा, लैम्डा इधर, यानी कि इन दोनों तरंगों में, ये पहली तरंग दूसरी तरंग, इन दोनों तरंगों में पथ का कितना अंतर है लैम्डा का। ये लैम्डा ज्यादा चल चुकी है, तो इसलिए ये 2 तरंगे जब अध्यारोपित होंगी तो यहां पर संपोषी व्यतिकरण यानी आयाम अधिकतम मिलेगा, क्योंकि प्लस प्लस से ही अभी भी मिल रहा है, माइनस माइनस से ही मिल रहा है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। विनाशी व्यतिकरण के लिए कालांतर का मान आया था फाई इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई प्लस 1 लेना था कब? जब n का मान शुरू होगा 0 से, और ये मान हम यहां पर नहीं लेंगे। कुछ बुकों में ये मान लिया गया, लेकिन क्यों नहीं लेंगे वो इसी डेरिवेशन में हम बता देंगे। और एक दूसरा मान होता है विषम संख्या का 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 2n माइनस 1 इंटू पाई का गुणज। ठीक है, -1 आएगा तो n का मान 1 से स्टार्ट होगा। ठीक, यहां से हम निकालेंगे पथांतर। तो पथांतर का फार्मूला लैम्डा अपान 2 पाई इंटू कालांतर। तो कालांतर कितना है 2n माइनस 1 पाई से पाई कैंसिल। तो यहां पर पथांतर यानी विनाशी व्यतिकरण में पथ का अंतर कितना होता है 2n माइनस 1 लैम्डा अपान 2 होता है। तो याद रखिए विनाशी व्यतिकरण का पथांतर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, और संपोषी व्यतिकरण का पथांतर लैम्डा n लैम्डा होता है। यहां इनका मान 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि माइनस वाला लिया गया। 1 डालेंगे तो 2 1 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 बचेगा, और लैम्डा बाई 2 यानी कि आधा लैम्डा बाई 2। तो इसमें क्या होता है, एक ऐसी तरंग ली जाती है जो पूरा लैम्डा है तरंग दैर्घ्य, एक दूसरी तरंग ली जाती है जिसमें क्या होता है वो लैम्डा पहले से ही चल चुकी होती है, लैम्डा दूरी पहले से ही चल चुकी होती है, ओ लैम्डा बाई 2 दूरी, तो लैम्डा बाई 2 दूरी पहले से ही चल चुकी होती है, तब ये शुरू होती है। अब यहां से क्या होता है, इसका प्लस इसके माइनस से, उसका माइनस इसका प्लस जुड़ता है तो आयाम घट जाता है, यानी कि तीव्रता घट जाती है, तो विनाशी व्यतिकरण होता है। तो इन दोनों में पथ का कितना अंतर है, देखो पथ का अंतर कितना है लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 इसका होता है पथांतर। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग ने क्या किया, एक वर्णी प्रकाश स्रोत लिया। एक वर्णी प्रकाश स्रोत का मतलब जिसमें केवल एक ही तरंग दैर्घ्य हो, जिसमें केवल एक ही तरंग दैर्घ्य हो, या कह सकते हैं
जो केवल एक ही रंग का हो, जैसे सूर्य का प्रकाश, उसमें 7 रंग होते, तो वो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत नहीं हुआ। तो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, जैसे हम हमारे यहाँ जब कोई फंक्शन वगैरह होता है तो देखते हैं लैंप सोडियम लैंप हाइलोजन वगैरह लगता है, तो वही है, उसमें सोडियम लैंप जो होता है वो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के रूप में माना जाता है। तो यंग ने क्या किया कि यंग ने एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया और उससे 2 तरंगे निकाली। भाई 2 अलग अलग प्रकाश स्रोत लेंगे, एक अलग दूसरा अलग, तो इसमें क्या होगा कि इनकी तरंगदैर्घ्य अलग अलग हो जाएगी, ठीक है, यानी इनकी आवृत्ति अलग अलग हो जाएगी। और हम जानते हैं व्यतिकरण तभी घटना होगी जब आवृत्ति दोनों तरंगों की समान होती है। तो इन्होंने क्या किया, एक ही उजाले से, एक ही प्रकाश स्रोत से 2 तरंगे निकाली। कैसे? सबसे पहले यहां पर एक ऐसी व्यवस्था लगाई कि इससे केवल और केवल सामने ही प्रकाश है, बाहर वाला प्रकाश, चारों ओर का प्रकाश नहीं चाहिए, केवल फोकस वाला प्रकाश चाहिए। तो इसलिए यहां पर एक ऐसी लकड़ी के गुण के द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें केवल और केवल सामने का ही प्रकाश जाए, अलग का प्रकाश नहीं जा रहा है। इसके बाद इससे कुछ दूरी पर इसी पर्दे के समांतर या इसी स्लिट के समांतर 2 मतलब एक जो है अलग से व्यवस्था बनाई, एक लकड़ी का गुटका अलग तैयार किया या पर्दा लगाया कह सकते हैं। इस पर्दे का नाम L, इसका नाम M और इसका नाम N हम रख के दे रहे हैं। तो एक पर्दा L लिया, उसमें एक छिद्र किया, बहुत ही छोटा छिद्र, इसमें दिखाई दे रहा है बड़ा इतना है, लेकिन बहुत ही छोटा छिद्र है, इतना छोटा है कि इससे केवल एक ही तरंग जा पाएगी। और वो तरंग यानी वो उजाला गया, सामने वाले पर्दे में 2 छेद किए गए, बहुत ही संकीर्ण, छोटे छिद्र करना है तभी व्यतिकरण हो पाएगा। केवल 2 ही तरंगों का अध्यारोपण कराना है, ज्यादा तरंगे होंगी अध्यारोपित तो वो अलग पैटर्न बन जाएगा, वो डिफ्रैक्शन के रूप में चला जाएगा, विवर्तन। तो इससे जो तरंगे निकली है उसमें से इस वाली छिद्र से केवल एक तरंग जा रही है और इस वाली छिद्र से केवल एक तरंग जा रही है, तो 2 तरंगे जा रही हैं। और इन दोनों तरंगों को हम एक पर्दा लिया है N, उसके किसी भी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, उसको मिलाएंगे, ठीक है ना। करना क्या है, एक वर्णीय प्रकाश हो, इससे जो प्रकाश गया, इससे जो प्रकाश गया सामने वाले छिद्र से, स्लिट है छिद्र, इस पर्दे में 2 छिद्र है, इन दोनों छिद्रों से प्रकाश तरंगे जाएंगी केवल और केवल। ये इतने संकीर्ण है, इतने पतले छिद्र हैं कि इनसे केवल एक ही तरंग जा पाएगी। और वो तरंग इस वाले पर्दे पर जब हम लाएंगे, इकट्ठा कराएंगे, मिलाएंगे, तो वहां का पैटर्न हम देखते हैं चमकीला है या डार्क है। अगर चमकीला है यानी तीव्रता ज्यादा, संपोषी, अगर डार्क है, चमकीला ज्यादा नहीं, यानी वो विनाशी का पैटर्न देता है। ठीक, वो पैटर्न हम आप लोगों को दिखा भी रहे हैं, ठीक है, एक फोटो से हम दिखा भी देंगे। ठीक, तो क्या किया गया, यहां से एक तरंग लेकर के आएगी, तो एक तरंग यहां से हम लेकर के आएंगे, यहां से एक तरंग हम इस पॉइंट पर इकट्ठा कर रहे हैं। याद रखें, इस पॉइंट पर हम इकट्ठा कर रहे हैं, ये इसका सेंटर पॉइंट है। सीधी रेखा जब मिलाएंगे तो ये सेंटर मिल रहा है, इस पर्दे का सेंटर है O, और O से कुछ दूरी पर, वो दूरी क्या है, XN दूरी पर हम इन दोनों तरंगों को मिलाएंगे। ठीक, तो ये वाली S1 से जो निकली है और दूसरी तरंग जो S2 से निकली है। ठीक, इन दोनों तरंगों को हमने यहां पर मिलाया, ठीक है ना भैया, इन दोनों तरंगों को हमने यहां पर क्या कर दिया, मिला दिया। अब क्या आया, इन दोनों में जब अगर देखा जाएगा तो पथ का कितना अंतर है, देख सकते हैं। अब एक चीज याद रखिए, ये जो तरंगे सेंटर, पर्दे के जो सेंटर है उससे XN दूरी, कुछ दूरी पर यानी XN दूरी पर हमने इन दोनों तरंगों को मिलाया। अब इन दोनों तरंगों को मिलाएंगे, वहां पर दोनों तरंगे जब मिलेंगी, अध्यारोपित होंगी, तो वहां की तीव्रता, प्रकाश तीव्रता या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। लेकिन ऐसा कब होगा वो देखिए, हम करेंगे क्या, यहां से एक लंब डालते हैं, यहां से क्या डालते हैं भैया, लंब, इस जगह से एक लंब डालते हैं। और वो लंब किस लिए डालते हैं, क्योंकि हमको पता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इन दोनों तरंगों में हम पथ का अंतर ले रहे हैं। ये ऐसा लंब डाला गया कि ये लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर, ठीक है ना। और कितने कोण पर डाला गया भैया, ये कोण है थीटा।
कितने कोण पर डाला गया? थीटा कोण पर। हमने इस पर एक लंब डाला। क्यों डाला? क्योंकि हमको पता है ये तरंग छोटी और ये तरंग बड़ी है, तो इसलिए इस पर हम लंब इस प्रकार डालेंगे कि ये दोनों तरंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखा जाए इन दोनों तरंगों में जो पथ का अंतर आया है वो कितना आया है? इतना भाग अंतर में आया है, और ये इन दोनों तरंगों में पथांतर है। अब इसी पथांतर को यदि हम समकोसी वाले पथांतर के साथ रख देंगे तो वहां समकोसी व्यतिकरण मिलेगा, और विनाशी वाले पथांतर के बराबर रखेंगे तो यहां पर जो पॉइंट है, पॉइंट P हमने मान लिया, इस पॉइंट P पर विनाशी व्यतिकरण हमको यानी डार्क देखने को मिलेगा। ठीक, इसी पथांतर को हमको निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम यहां से एक लंब डाल रहे हैं। ठीक है, इस पथांतर को निकालने के लिए हम यहां से क्या डाल रहे हैं? एक भैया लंब, या से एक रेखा खींच रहे हैं। ठीक, अब ये रेखा इस पर भी थीटा कोण बना रही है। क्यों बना रही? चलिए हम यहां पर देखते हैं। तो S1 से एक तरंग गई है, बिंदु P पर पहुंची है। S1 से एक तरंग बिंदु P पर पहुंची है, और S2 से एक तरंग बिंदु P पर पहुंची है, और इन दोनों में पथ का अंतर कितना है? ये इतना पथ का अंतर है। ये हो गया इसका पथांतर। अब इसी पथांतर को हमको क्या करना है? निकालना है। कितने कोण पर डाला गया है? थीटा कोण पर डाला गया है। ठीक है, तो ये थीटा कोण है। अब यहां से देखते हैं ये भी कोण कितना है भैया? ये कोण 90 डिग्री पर डाला गया, ये लंब डाला गया है ना। लंब नहीं डालेंगे तो बराबर कैसे आएगा? एकदम सीधा लंब डाला गया। अब ये दोनों बराबर हो गई। ये इन दोनों तरंगों में पथ का अंतर आया, यानी पथांतर आया। कितना आया पथ का अंतर? S2a आया। यहां से जब लंब डाला गया तो ये भी तो लंब है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये थीटा हो गया, ये 90 अंश, तो ये वाला कोण कितने अंश हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। देखिए भाई, टोटल कोण त्रिभुज का कितना होता है? 180। ये थीटा वाला कोण मिला प्लस ये 90 वाला मिलाया गया प्लस इस वाले कोण को हम y नाम दिए दे रहे हैं। इस y को जब हम मिलाएंगे तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है ना। 90 को इधर लाएंगे, हमको क्या चाहिए? y का मान चाहिए, तो इन दोनों को इधर लाएंगे तो y का मान यहां से कितना निकल के आ सकता है? चलिए वो देखते हैं। y इक्वल्स टू कितना आ सकता है? ये दोनों इधर गया तो 90 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा 180 से, तो 90 बचेगा। थीटा इधर आएगा तो माइनस का, तो बचेगा कितना? y जो है, ये कोण जो बच रहा है वो 90 माइनस थीटा है। और अब यहां से देखिए कि ये जो कोण है, ये वाला जो कोण, ये वाला कोण टोटल कितना? 90 अंश। तो इन दोनों कोणों को जोड़ा जाएगा, यानी ये वाला कोण हम x नाम दिए दे रहे हैं। इन दोनों कोणों को जोड़ा जाएगा, यानी x और y को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। हमको x चाहिए, हमको क्या चाहिए भैया? x चाहिए। हमको चाहिए x निकालना, तो x को रोकेंगे, y इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। y इधर आया तो क्या हो गया? माइनस का y हो गया। और y जो है किसके बराबर है? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। अब माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो ये प्लस, 90 से 90 कैंसिल। x कितना आ गया? थीटा। x कितना आ गया भैया? थीटा आ गया। तो जो x था हमारा, ये वाला जो कोण था, ये हमारा कोण कितना आ गया? थीटा आ गया। अब ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। भाई ये दोनों समांतर रेखाएं हैं ना, और ये भी ध्यान से देखिए, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ये दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच कट रही है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच कट रही है, तो ये दोनों तीनों के तीनों संगत कोण हो जाते हैं, तो थीटा हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो कोण आया है भैया, ये कोण कितने अंश का है? इसका नाम क्या था? a, और ये वाला कोण भी कितना है? थीटा है, और ये वाला कोण भी कितना है? थीटा है। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमको क्या निकालना है? S2a निकालना है, ये वाला मान निकालना है। तो स्टेटमेंट क्या लिख रही है? माना S एक संकीर्ण एकवर्णी प्रकाश स्रोत है, या प्रकाश स्रोत स्लिट है, छिद्र है। इसके समांतर, यानी ये जो पर्दा लगा, इसी के समांतर वह समान दूरी पर, इसके समांतर और समान दूरी पर, यानी ये दूरी और S2 और S1 के लिए ये दूरी क्या है? बराबर। इसके समांतर व समान दूरी पर दो संकीर्ण, मतलब बहुत पतले स्लिट S1 व S2 है। इसी के समांतर और बराबर दूरी पर S1 और S2 है, और S1 और S2 की दूरी कितनी है? बीच की दूरी स्मॉल d मानी गई। और इनके समांतर, यानी इस पर्दे M के समांतर एक d दूरी पर, वो भी बड़ी वाली d, बड़ी वाली दूरी है स्लिट से पर्दे की दूरी।
ये स्लिट है और ये पर्दा, ये स्लिट वाला पता है ना, स्लिट से पर्दे की दूरी कैपिटल डी और स्लिटों की यानी छिद्रों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, ये याद रखिए। कैपिटल डी दूरी पर एक पर्दा लिया गया है, इसी पर्दे पर यानी जिस पर्दे पर हम प्रकाश का स्पेक्ट्रम यानी पैटर्न देखते हैं कि आखिर उजाला है या अंधेरा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हमको ये चाहिए मान, ये मान चाहिए। ठीक है, ये मान चाहिए हमको। इतना इतना मान चाहिए, यही है पथांतर। इन दोनों तरंगों का मत कोण का तो अंतर हम निकाल नहीं सकते, हम पथांतर निकालेंगे क्योंकि हमको संपोषी और विनाशी का पथांतर पता है। ये दोनों तरंगे जहां पर मिलेंगे बिंदु पी पर हमने मिलाया है, जो सेंटर से एक्सन दूरी पर, एक्सन है स्थिति बताएगा कि आखिर वहां पर उजाला है या अंधेरा। तो एक्सन क्या बताता है, एक्सन यहां पर बताएगा फ्रिंज जो बनेंगे, फ्रिंज मतलब पैटर्न जो बनेगा प्रकाश का, फ्रिंजों की स्थिति बताएगा, पोजीशन, फ्रिंजों की क्या बताएगा, स्थिति बताएगा। ठीक, कि आखिर वहां पर दीप्त फ्रिंज बना है या अदीप्त, डार्क है या उजाला। ठीक, चलिए अब हम त्रिभुज यहां से लेंगे, ये वाला त्रिभुज S1 S2A, समकोण त्रिभुज S1 S2A में अब थीटा के सामने वाली, ये थीटा कोण यही लेंगे, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये कितने अंश का कोण बन रहा है, 90। इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। थीटा के सामने लंब और 90 अंश के सामने कर्ण, और लंब और कर्ण, भाई कर्ण हमको पता है S1 S2 के बीच की दूरी, लंब निकालना है तो साइन थीटा लेंगे। कौन सा थीटा लेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, S2A था, और कर्ण कितना था, S1 S2। मान रखेंगे अगर तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, S2A ही हो गया, पथांतर आया था, और बटे S1 S2 आया था स्मॉल डी। भाई देख सकते हैं यहां से S2A हो गया हमारा पथांतर लंब, और S1 S2 के बीच की दूरी स्मॉल डी है। ठीक है, ठीक, चलिए कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज में हमको एक्शन चाहिए। भाई इस वाले त्रिभुज में हम एक्शन निकालना चाहते हैं, स्थिति, पोजीशन, आखिर पी पर दीप्त है या अदीप्त। ठीक है, और पथांतर का केस लगा करके पोजीशन जानेंगे कि आखिर लोकेशन जानेंगे कि किस लोकेशन सेंटर से कहां पर दीप्त बनेगा, कहां पर अदीप्त बनेगा, वो एक्शन ही तो बताएगा। और दीप्त बनाने के लिए हम दीप्त वाली केस लगाएंगे, अदीप्त बनाने के लिए अदीप्त। तो ये त्रिभुज कौन सा, PCO। त्रिभुज समकोण है PCO में कौन सा कोण लेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, आधार, लाल बटे कक्का से, लंब बटा आधार। ठीक, देख सकते हैं इस वाले में थीटा है, थीटा के सामने क्या आएगा, लंब, और ये 90 डिग्री है, इसके सामने क्या आएगा, कर्ण। अरे और ये जो है आधार। ठीक है, ठीक है, कोई बात, कर्ण हमें पता नहीं है, हमको आधार पता है कैपिटल डी, लंब पता है एक्सन, लंब बटा आधार, एक्सन बटा कैपिटल डी। वैल्यू डाल देते हैं। सबसे पहले ये कितना है, PO, और ये कितना है, CO, PO अपॉन CO। अब आगे क्या हो जाएगा, थोड़ा अच्छा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, PO हमारा कितना था, एक्सन, और CO हमारा कितना था, कैपिटल D। ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आगे चलते हैं,
हम जानते हैं ये घटनाएं सभी प्रकाश की हो रही है। किसकी घटनाएं हो रही हैं? प्रकाश की। और प्रकाश की घटना हो रही भैया तो फिर जाहिर सी बात है, हम लोग ये तो जानते ही हैं कि इसमें कोण जो होंगे वो छोटे छोटे होंगे। थीटा थीटा बहुत ही अल्पतम है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही अल्प है। अल्प मतलब छोटा है। अब जब थीटा छोटा है इसीलिए हमने साइन और टैन लिया, कॉस नहीं लिया। कारण क्या है कॉस नहीं लिया? क्योंकि कॉस में कोण, छोटे कोण का मान बड़ा होता है। कॉस 0 अंश का मान 1 होता है और 90 अंश का मान 0 होता है, लेकिन साइन 0 का मान 0 होता है, टैन 0 का मान 0 होता है। यानी कि साइन और टैन में कोण जब छोटे होंगे तो मान छोटा आता है, कॉस में बड़ा आता है, इसीलिए टैन और साइन को लिया गया है। तो ये दोनों जो है बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो इसीलिए थीटा जब बहुत छोटा है तो इसीलिए ये जो वैल्यू है ये भी थीटा के इक्वल हो जाएगी, और ये जो वैल्यू है ये भी थीटा के इक्वल हो जाएगी। तो साइन थीटा भी हमारा थीटा का बहुत छोटा है ना, तो इसके साथ हम टैन भी, जब कोण छोटे हो तो चाहे साइन जोड़िए, चाहे टैन जोड़िए, चाहे इनके उल्टा जोड़िए, सेक और कास न जोड़िए, क्योंकि ये मान बड़े होते हैं। ठीक है, तो थीटा के साथ हम साइन भी जोड़ सकते हैं, थीटा के साथ हम टैन भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सब बहुत छोटे मान होते हैं। तो थीटा ये भी। अब इनकी हम तुलना करा देंगे। ठीक है, जब ये सभी छोटे होते हैं तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा बराबर टैन थीटा, ये सभी आपस में क्या हो जाते हैं? थीटा के इक्वल ही हो जाते हैं। ठीक है, साइन थीटा और टैन थीटा जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? आपस में इक्वल हो जाते हैं। साइन थीटा भी थीटा के इक्वल और टैन थीटा भी थीटा के इक्वल हो जाता है। बस यही चीज है। ठीक है, तो इन जो साइन थीटा है उसको डायरेक्ट हम थीटा मान लेंगे, टैन थीटा को डायरेक्ट थीटा मान लेंगे। तो तुलना कराएंगे समीकरण 1 और 2 की। समीकरण 1 और 2 की हम क्या कराएंगे? तुलना। समीकरण 1 और 2 की तुलना 2 से। ठीक, क्या होगा चलिए देखते हैं। LHS इनका बराबर है, साइन थीटा टैन थीटा आपस में बराबर ही हो गए। अब RHS भी बराबर हो जाएगा। RHS क्या है इनका? RHS क्या है? यहां पर S2A/D है समीकरण 1 का, और इसका कितना है? XN/D है। हम D को इधर ले जाएंगे हमको, क्योंकि S2A चाहिए पथांतर। तरंगों के मध्य पथांतर कितना आया? XN इंटू स्मॉल d/D, यही हो जाएगा इन सबके मध्य पथांतर, यानी जो तरंग दी गई है उसका पथांतर यही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पथांतर। ये क्या है? पथांतर। तरंगे जो दी गई हैं उनके मध्य पथ का जो अंतर आया है वो S2A जो है हमारा, S2A जो है वो हमने निकाल लिया है XN स्मॉल d/D के बराबर। XN हमको स्थितियां पता है, और ये पर्दे के बीच की दूरी, स्लेट से पर्दे के बीच की दूरी है, और ये स्लेटों के बीच की दूरी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसी वाले पथांतर को अगर हमको यहां पर संपोषी वितरण यानी उजाला तीव्रता देखनी है तो इस जगह पर हम संपोषी वाला पथांतर लगाएंगे, और अगर हमको यहां अंधेरा चाहिए तो इसी जगह पर हम अंधेरा वाला लगाएंगे। अरे भाई हमने बताया था, यहां पर देखो संपोषी वाला लगाया तो प्लस प्लस जुड़ा यानी तीव्रता बढ़ी, विनाशी वाला लगाया तो प्लस माइनस से बढ़ रहा था तो तीव्रता घटी। तो इसलिए पथ का अंतर अगर हम विनाशी वाला लगाएंगे तो डार्क आएगा, संपोषी वाला लगाएंगे उजाला यानी ये दीप्त आएगा। ठीक है, तो संपोषी का पथांतर कितना होता है? चलिए अब हम वो देखते हैं। ठीक, तो ये हमारा पथांतर आ गया है। अब हमको निकालना है दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां। दीप्त मतलब उजाला कहां पर आएगा, उजाले की लोकेशन कहां है, सेंटर से कहां पर आएगा, बिंदु P का सहारा हम लेकर के करेंगे। तो इसी पथांतर को, अगर इसी पथांतर दीप्त यानी संपोषी के लिए पथांतर का मान कितना होता है? n लैम्डा, यानी कि हम S2A को किसके इक्वल रखेंगे?
n लेमडा के इक्वल रखेंगे, क्योंकि यहां पर तरंग की पथांतर S2a है जो कि हमारा कितना है xnd/d, और ये किसके समकोसी हमको देखना है, ब्राइट देखना है। तो भैया पता तरंगों के मध्य पथांतर अगर n लेमडा नहीं होगा तो वहां ब्राइट नहीं बनेगा, अगर 2n-1 लेमडा/2 नहीं होगा तो फिर वहां पर हमको डार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उजाला देखना है तो पथांतर n लेमडा जो S2a था वो n लेमडा के बराबर रखेंगे, और S2a हमारा कितना आया है था xn स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, और बराबर कितना है n लेमडा। हमको xn चाहिए भैया, xn क्या चाहिए हमको, xn चाहिए। तो xn यहां पर से कितना आ जाएगा, xn बराबर निकालेंगे यानी xn को रोकेंगे, बाकी सबको हटाएंगे, स्मॉल d नीचे आएगा, कैपिटल D ऊपर, तो n d लेमडा अपॉन स्मॉल d आया। n जो है हमको पता है n यहां पर क्या है, एक 0 से शुरू होगा, n कहां से शुरू होगा, 0 से। n बराबर जहां n बराबर होता है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, यानी अगर हम 0 डालेंगे तो 0 डाल रहे हैं तो भैया x0 यानी सेंटर वाली स्थिति मिलेगी, और 1 डालेंगे तो पहले यानी 0 डालेंगे तो फिर यहां पर, अच्छा थोड़ा सा रुकिए, अभी साथ में जब होगा तब बताएंगे अच्छे से। यहां पर पथांतर जो होगा S2a, भाई विनाशी वितरण के लिए जो पथांतर हमारा चित्र का था S2a वो किसके इक्वल रखना चाहिए, 2n-1 लेमडा/2, और बहुत से बुक में ये 2n+1 लेमडा/2 होगा, बस याद रखिए वहां पर n का मान 0 से शुरू होगा, लेकिन इस वाले में 1 से शुरू होगा। तो S2a यानी हमारा पथांतर कितना आया था, xn स्मॉल d अपॉन कैपिटल D के इक्वल आया था, अभी हमने सॉल्व किया, और ये इक्वल है 2n-1 लेमडा/2 के। अब हम क्या करेंगे, हमको xn चाहिए तो xn को रोकेंगे, जो नीचे ऊपर है, जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, तो इसलिए xn का मान यहां से कितना हो जाएगा, स्मॉल d आएगा नीचे, कैपिटल D ऊपर, तो ये हो जाएगा 2n-1 और इस कैपिटल D ऊपर d लेमडा अपान ये वाला d नीचे आएगा d। बस यही हो जाएगा, हमको स्थितियां मिल गई कि आखिर कहां पर समकोसी है और कहां पर विनाशी। अब साथ ही साथ यहां n का मान कहां से शुरू होगा, 1 से, माइनस है तो 1 से, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो पैटर्न हमें कैसे देखने को, हमको स्थितियां मिल गई कि अगर n का मान हम यहां पर 1 डालेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचा, d लेमडा अपान 2d दूरी पर हमको पता है कि क्या बनेगा, सेंटर से अगर d लेमडा अपान 2d जाएंगे तो हमको अभी तो मिलेगा अब पहला वाला, क्योंकि n का मान हमने 1 डाला है, और अगर हम यहाँ पर n का मान 0 डालेंगे तो xn क्या हो रहा है, 0। क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि हमको पता है यहां से अगर डालेंगे प्रकाश तो सामने तो उजाला ही आएगा ना, सामने तो उजाला ही आएगा, अगर प्रकाश डालें तो फोकस करेंगे तो सामने तो उजाला आएगा, और सबसे ज्यादा उजाला सामने आएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है, इसीलिए भैया इस वाले को बोला क्या जाता है, यहां के लिए बोला जाता है इसको केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। इस वाले को क्या बोला जाता है, केंद्रीय, सेंटर पर जो फ्रिंज बनती है वो दीप्त होती है। दीप्त क्यों आ रही है, क्योंकि एक्शन 0 हो रहा है, 0 का मतलब ये पॉइंट O की ही बात कर रहा है। ठीक है, एक्शन देख लीजिए कितना हो रहा है, एक्शन कहां का 0 है, एक्शन कहां का 0 है, अगर हम n बराबर 0 लेंगे तो x0 इजिकल्स टू कितना आ रहा है, n का मान 0 डालने पर 0, और x0 आ रहा है तो इसी को कहा जाता है केंद्रीय, सेंटर है ना, 0, 1 आता, 2 आता, भाई कुछ वैल्यू आती ना एक्शन की, अब एक्शन 0 ही हो रहा है, इसका मतलब कुछ हमने ऊपर नीचे गए ही नहीं, ऊपर गए ही नहीं, नीचे गए नहीं, भाई हम ऊपर भी ये इकट्ठा कर सकते हैं, नीचे भी ला सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम ऊपर ही लाएंगे, हम नीचे भी ला सकते हैं, पैटर्न देख सकते हैं। तो यहां से कुछ ऊपर नीचे गए ही नहीं है तो एक्शन हमारा 0 यानी एकदम सेंटर ऊपर ही रखा गया है।
ठीक है, केंद्रीय, अब क्योंकि ये किस फ्रिंज में आ रहा है, दीप्त फ्रिंज के लिए 0 हो रहा है, तो केंद्रीय फ्रिंज जो होती है वो सदैव, केंद्रीय फ्रिंज जो होती है, केंद्रीय फ्रिंज जो होती है वो सदैव कैसी होती है, कैसी होती है, वो दीप्त होती है सदैव। केंद्रीय फ्रिंज सदैव कैसी होती है, दीप्त होती है, और इसीलिए यहां पर हमने 0 नहीं लिया। अब केंद्रीय फ्रिंज दीप्त हो गई, अब केंद्रीय ये फिक्स हो गया। अब पहली दीप्त फ्रिंज देखना है तो n का मान 1 डालेंगे, क्योंकि 0 किसके लिए हो गया, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज हो गया। 1 पहली दीप्त फ्रिंज, 2 दूसरी दीप्त फ्रिंज, 3 तीसरी दीप्त फ्रिंज, यानी अगर हमको n बराबर यहां पर 1 डालेंगे तो x1 मिलेगा, और बराबर में 1 का गुणा इससे कराएंगे तो ये हो जाएगा d लैम्डा अपॉन d। और अगर हमको x2 यानी दूसरी वाली दीप्त फ्रिंज, दूसरा वाला उजाले का पैटर्न देखना है तो वो क्या आएगा, n बराबर कितना डालने पर, 2 डालने पर, 2 डालेंगे तो x2 यानी कि 2d लैम्डा अपॉन d। ये ऐसे ही x3 क्या आएगा, तीसरी वाली दीप्त फ्रिंज, n का मान 3 डालेंगे, चौथी n का मान 4। ऐसे ही अदीप्त फ्रिंज में अगर हमको, ये तो पहला पता चल गया कि केंद्रीय फ्रिंज कैसी है, दीप्त, तो पहली अदीप्त फ्रिंज देखनी है, इसीलिए हमने 0 नहीं डाला। पहली अदीप्त फ्रिंज देखनी है तो n बराबर 1 लेंगे, तो x1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 1 2 में से 1 घटाएंगे, 1 का गुणा d लैम्डा अपॉन 2d से, तो ये आ जाएगा d लैम्डा अपॉन 2d। और अगर हमको दूसरी वाली अदीप्त फ्रिंज देखनी है तो x2 निकालेंगे, यानी n का मान 2 डालेंगे, तो 2 दूनी 4 में से 1 घटाया, 3 बचा, 3d लैम्डा अपॉन 2d एक दूसरी वाली अदीप्त फ्रिंज होगी। ऐसे तीसरी वाली देखने के लिए n का मान 3 डालते। अगर n का मान 0 से स्टार्ट होता तो 0, ध्यान से देखिए, हम 0 वाला क्यों नहीं लिए, अगर 0 वाला लेते, n का मान 0 डालते तो पहली वाली अदीप्त फ्रिंज मिलती, क्योंकि हमको पता है 0 डालने पर ये मान 0 नहीं होगा, 1 मिलेगा, यानी कुछ आएगा मान, तो वो पहली अदीप्त फ्रिंज हमको 0 n बराबर 0 डालने पर मिलती। दूसरी अदीप्त फ्रिंज चेक करना तो n बराबर 1 डालते, तीसरी अदीप्त फ्रिंज देखना है तो n बराबर 3 डालेंगे। इसमें क्या है, पहली अदीप्त फ्रिंज देखना, n बराबर 1, दूसरी के लिए 2, तीसरी के लिए n का मान 3, इसीलिए यहां पर माइनस वाला हमने यूज में लिया है ताकि आसानी हो न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां हमको मिल गई, ये पहली अदीप्त है, ये दूसरी अदीप्त है, ये कौन सी है, पहली अदीप्त फ्रिंज, और यहां ये वाली कौन सी है, दूसरी अदीप्त फ्रिंज है। और ये कौन सी है, पहली दीप्त है, पहली दूसरी दीप्त है। केंद्रीय दीप्त एक्शन बराबर, वो तो 0 ही है ना, वहां कुछ आएगा नहीं, वहां तो एकदम पता है भैया, सामने बल्ब लगा तो फोकस सामने जाएगा ही जाएगा, वहां पर उजाला तो आएगा ही आएगा। ये था स्थितियां, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां निकालने का फार्मूला। जो पैटर्न अब देखने को मिलता है हमको, पहला उजाले का बनता है, ये पैटर्न कुछ ऐसा बनता है, उजाले का, फिर अंधेरे का, फिर उजाले का, फिर अंधेरे का, ऐसे। इनको बराबर से कर दीजिए, ये हो गया। अब जितनी मोटाई की है सब मोटाई समान रहती है, ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक भैया,
यह ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक, कुछ उजाला, ये अदीप्त की है, ये किसकी है, अदीप्त की, अदीप्त यानी कि तीव्रता कम है, और ये किन की है, दीप्त की। ठीक है, आप चाहें तो इसको फिल भी कर सकते हैं। चलिए हमने फिल कर दिया, लीजिए ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। ये हो गया, ठीक है, और सभी बराबर बराबर वाली तीव्रता की होती। ठीक है, ये पैटर्न ऐसा व्यतिकरण का है। ये इसी को कहा जाता है व्यतिकरण, व्यतिकरण प्रतिरूप, व्यतिकरण प्रतिरूप। ठीक है ना, ये व्यतिकरण प्रतिरूप हो गया, ऐसे ही बनता है। यानी कि पहले क्या बनता है, पहले आया हमारा दीप्त, पहले क्या आया उजाला, पहले आया दीप्त, थोड़ा मोटा के ले रहे हैं ना। पहले क्या आया यहां पर, दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, ऐसे एक एक पैटर्न छोड़ करके आया। ऐसे जितना ऊपर आएगा उतना ही नीचे आएगा, क्योंकि हम ये जरूरी नहीं कि तरंगों को ऊपर ही लाएं, हम नीचे भी ला सकते हैं, उतना ही अदीप्त आएगा। ये लीजिए अदीप्त का हो गया। ऐसे बनता है पैटर्न, हो गया। तो ये कौन सी है, अब यहां पर हम लिख भी सकते हैं, ये तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज हो गई। ठीक, और ये क्या है, पहली अदीप्त, पहली अदीप्त नीचे भी है, और पहली अदीप्त ऊपर भी है। भाई नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर अगर तरंग ऊपर ला रहे हैं तो ऊपर, नीचे ला रहे हैं तो नीचे, पहली अदीप्त। ठीक, और ये हो गई पहली दीप्त, ये दूसरी वाली अदीप्त है। ठीक, और ये दूसरी वाली दीप्त है, ऐसे बनेगा। और ऐसे ही ये पहली वाली क्या है, दीप्त है, और ये दूसरी वाली क्या है, अदीप्त है, यानी डार्क, और ये दूसरी वाली क्या है, दीप्त है। तो ये स्थितियां कौन बताता है, एक्शन ही बताता है। ठीक, तो बस इतना था, इतना ही था यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिलेबस में इस बार इतना ही है। अब की बार क्या है, अगला डेरिवेशन है इन फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होगी, और फिर इस कोण के आधार पर चौड़ाई कितनी होगी, वो डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। बस इस बार सिलेबस में इतना था, तो इतना हमने करवा दिया। यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।